हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका फतेह सीरीज का डे 43 होगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंट की टेक्निक से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यही हमारे लिए आपका सपोर्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि हम उस टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं जिस पे आपसे लाइव क्लास भी ले सकें। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के ऋणों में आनुपातिक वृद्धि करने की अंतर्निहित लागत निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो किसकी बात हो रही है? अंतर्निहित लागत में वृद्धि करने वाली देखना है आपको। तो क्या होगी? कंपनी के पीई अनुपात में वृद्धि होना, या कंपनी की प्रत्याय दर में कमी हो जाएगी, या नए ऋणों पर कर ढाल उपलब्ध नहीं होगा, या समता अंशधारी अधिक प्रत्याय की मांग करने लगेंगे। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी। जब ऋणों को जब एक कंपनी के ऋणों के अंतर्निहित लागतों में अनुपातिक वृद्धि होती है, तो याद रखना समता अंशधारी भी अधिक प्रत्याय की मांग करने लग जाते हैं। जैसे ही आपके अंतर्निहित लागतों में अनुपातिक वृद्धि होगी ऋणों के, तो समतांशधारी क्या करने लगेंगे? वो भी अधिक प्रत्याय की मांग करने लग जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी फर्म का परिचालन उत्तोलक और वित्तीय उत्तोलक क्रमशः थ्री थ्री है, ठीक है। थ्री है और टू है क्रमशः। यदि बिक्री 6% बढ़ती है तो कर पूर्व आय में वृद्धि होगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितनी वृद्धि होगी? तो ये आपकी 30% इंक्रीज हो रहा है सेल में, तो इसका मतलब 33, ये आपकी 36 यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी फर्म के चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पत्रों का उसी फर्म के पिछले वर्षों से निष्पादन से तुलना को कहा जाता है। तो प्रवृत्ति विश्लेषण कहा जाता है, क्षैतिज विश्लेषण कहा जाता है, या अंतर फर्म तुलना की- या कहा जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, डी, नन ऑफ द अबव। किसी फर्म के चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों पत्रों का उसी फर्म के पिछले वर्षों से निष्पादन करने को, तो उसको ना हॉरिजेंटल ना इंट्रा फर्म ना आपका ट्रेंड, उसको कहा जाता है आपका नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनियोगों पर प्रत्याय की गणना किस प्रकार होती है? और सही ऑप्शन होगा आपका नेट प्रॉफिट इनटू कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इनटू कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इसका देख लीजिए कहाँ है, देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो इनटू कैपिटल टर्नओवर रेशियो शुरू में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा उपांत की गणना किसके प्रयोग द्वारा होती है? प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वेरिएबल रेशियो, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन सेल और सेल्स, या प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो सही ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट, प्रॉफिट अपॉन पीवी अपॉन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विटी वित्त पोषण के ऊपर ऋण वित्त पोषण के लाभ किस स्थिति में उच्चतम हो सकते हैं? तो सही ऑप्शन होगा आपका उच्च सीमंत की दरें और निम्न गैर ब्याज का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋण के स्वीकृति देने से पहले बैंकर द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुपात को ध्यान में रखा जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो आर टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द बैंकर बिफोर सैनिटेटिंग लोन? तो प्रोप्रिएटरी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, या ऑल ऑफ द अबव? तो ये होगा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी तरलता संकट सूचित करने के लिए समुचित अनुपात है ऑपरेटिंग रेशो, सेल्स टर्नओवर रेशो, करंट रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। तो ये होगा आपका एसिड टेस्ट रेशो, जो कि तरलता संकट को सूचित करता है। लिक्विडिटी क्राइसिस, जो लिक्विडिटी क्राइसिस को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ऋण आवर्त टर्नओवर अनुपात 4 है तो औसत वसूली अवधि क्या होगी? तो औसत अवधि वसूली होगी, तो इसके लिए इसका फॉर्मूला देखेंगे। देखिए औसत, अगर यहाँ औसत औसत वसूली अवधि की बात करें, वसूली अवधि, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा आपका 12 मंथ्स, 12 माह, अपॉन ऋण आवर्त अनुपात, डेब्ट टर्नओवर रेशो। तो 12 माह अपॉन 4 आ जाएगा यहाँ अनुपात, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। तो ऑप्शन सही क्या होगा आपका? सी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चालू अनुपात 2:1 है, कार्यशील पूंजी 60,000 है, तो चालू परिसंपत्ति का मूल्य क्या होगा? देखिए चालू अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2:1, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 2:1 दिया हुआ है, करंट रेशो, करंट रेशो होता है आपका करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और ये गिवन है आपका 2/1। इट मीन्स हम लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं 2x हो गया आपका करंट एसेट और x होगी आपकी करंट लाइबिलिटी। अब अगर हम इन दोनों में डिफरेंस करें, करंट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल दी हुई है आपकी 60,000, करंट एसेट है आपका 2x माइनस करंट लाइबिलिटी आपकी x। तो क्या हो जाएगा? x आ जाएगा माइनस होकर, और इधर आ जाएगा आपका 60,000। इट मीन्स करंट लाइबिलिटी आपकी 60,000 है। यहाँ पूछा है चालू संपत्ति, तो यहाँ पूछा है 2x की वैल्यू। तो x 60 है तो 2x कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 60, और ये आप 2x हो जाएगा आपका 60 इंटू 2, मतलब 1,20,000। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सी, 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षमता अनुपात के अंतर्गत आता है? मतलब कम्स अंडर एफिशिएंसी रेशो। तो एफिशिएंसी रेशो औसत वसूली अवधि को में आता है, इसके अंदर आवर्त वसूली में आता है, या आपका स्थिर संपत्ति आवर्तन अनुपात में आता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए ऋण पत्र है, पूर्व प्रदत्त किराया, अर्जित ब्याज। ऋण पत्र, पूर्व प्रदत्त किराया या अर्जित ब्याज। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इनके सीक्वेंस से देखना है। अब इनको आपको चालू दायित्व में सम्मिलित होगा, आपको देखना है करंट, सॉरी, चालू दायित्व मीन्स आपका करंट रेशो, करंट रेशो में क्या क्या शामिल होगा। तो आपको पता है करंट रेशो में क्या होता है? करंट एसेट होती हैं और करंट लाइबिलिटी होती हैं। तो यहाँ पर ऋण पत्र ये करंट नहीं होते, ये नॉन करंट होते हैं, ये शामिल नहीं होगा। प्रीपेड रेंट, ये आपका प्रीपेड रेंट करंट एसेट होती है, ये तो शामिल होगा। इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट क्या है? एक्रूड हो गया है, ये भी क्या होता है? अर्जित ब्याज, मतलब ये भी आपकी करंट एसेट होती है। तो इसका मतलब आपका सेकंड और थर्ड दोनों ही इंक्लूड होंगे। तो सेकंड और थर्ड किस में आ रहा है? सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिबेंचर क्या है आपके? डिबेंचर आते हैं आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट में। तो यहाँ ऑप्शन में इसमें आपका सेकंड भी होगा। ठीक है, ये है आपका फोर्थ, और फोर्थ कहाँ है? वन, सेकंड और थर्ड। इट मीन्स इसमें, मीन्स इसका जो है क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी हो गई है, थोड़ी सी गलती हो गई है क्या? इसमें फोर्थ भी ऑप्शन है, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट।
फोर्थ है यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ बैंक अधिविकर्ष जो है बैंक ओवरड्राफ्ट, और यहाँ पूछा क्या है आपसे, चालू लाइबिलिटी पूछा है, ना कि करंट रेशो। क्या पूछ रहा है, करंट लाइबिलिटी पूछ रहा है। और करंट लाइबिलिटी में केवल क्या आता है आपका, करंट लाइबिलिटी में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब केवल बी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, केवल बी, मतलब फोर्थ। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनपीबी तथा आईपीआर के अनुसार पूंजीगत बजटन में परियोजना श्रेणीकरण संबंधित विरोध किसका कारण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन है आपके साइज ऑफ डिस्पैरिटी, टाइम डिस्पैरिटी, लाइफ डिस्पैरिटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, इन सभी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट लाइबिलिटी आर द इक्वल टू, करंट लाइबिलिटी किसके बराबर होती है, करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल माइनस कर दो, या वर्किंग कैपिटल करंट एसेट कर दो। देखिए यहाँ पर बात हुई है करंट लाइबिलिटी की, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी किसके बराबर हो जाएंगी, वर्किंग कैपिटल में से माइनस कर देंगे करंट एसेट, और इधर आ जाएगा माइनस करंट लाइबिलिटी। लेकिन यहाँ माइनस है, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सभी के साइन चेंज कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो वर्किंग कैपिटल माइनस में आ जाएगा, प्लस में करंट एसेट आ जाएगा, और इधर प्लस में करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। इट मीन्स करंट एसेट प्लस में और माइनस वर्किंग कैपिटल। तो ऑप्शन आपका वन ही करेक्ट होगा, ए करेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी इनमें से कौन सी नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, और आपका इनकम सैलरी, इनकम सैलरी, ये सही है आपका अदत्त वेतन। थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पर, ये इनकम सैलरी नहीं है, ये इनकम सैलरी नहीं है, ये है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, अदत्त वेतन। ठीक है, क्या है ये, अदत्त वेतन। तो इसको सही लिख लेते हैं, ये है आपका अदत्त वेतन, अदत्त, अदत्त वेतन मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो आप पर ड्यू हो गया लेकिन आपने पेड नहीं किया। तो ये भी क्या है आपका, ये भी करंट लाइबिलिटी में ही आएगा, क्योंकि आपको देना चाहिए था। दे बिल, ये भी करंट लाइबिलिटी होती है, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट ये आपकी करंट लाइबिलिटी नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चालू संपत्ति नहीं है। देखिए, रहतिया कैश, रहतिया आपका स्टॉक, स्टॉक चालू संपत्ति है आपका। प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक व्यय, या देनदारी लाइबिलिटी, या आपका कैश बैलेंस। यहाँ पूछा है चालू संपत्ति नहीं है। देखिए, रहती आपकी एसेट है, प्रारंभिक व्यय और देनदारी ये लाइबिलिटी है, तो ये तो है ही नहीं देनदारी। रोकड़ कैश ये भी आपका है, और इसको भी आप फिक्टिशियस एसेट में शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है चालू संपत्ति कौन सी नहीं है, तो प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये चालू संपत्ति नहीं है। और यहाँ पर जो है सी ऑप्शन क्या है, ये देनदार हैं, और यहाँ पर लाइबिलिटी नहीं, देनदार होंगे। देनदार जो आपको पैसा देंगे इनको हम क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे। ठीक है, देनदार नहीं, क्या आएगा यहाँ पे, डेटर्स। अब ऑप्शन देखिए, रहती है आपकी संपत्ति है, प्रारंभिक भी आपकी फिक्स एसेट होती है, टेंजिबल एसेट। तो इसने यही पूछा था कौन सा करंट एसेट नहीं है, तो ये करंट एसेट में नहीं आता, ये आपकी फिक्स एसेट मतलब नॉन करंट एसेट में आता है। ये देनदार आपकी करंट एसेट है, और ये भी आपका कैश बैलेंस ये भी करंट एसेट है। तो सही ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालू संपत्ति आ, निम्नलिखित अवधि में से किस अवधि में नकदी परिवर्तनीय होती हैं। जो आपकी करंट एसेट है उसको आप किस अवधि में कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, 6 महीने में, 12 महीने में,
18 महीने में या 24 महीने में? देखिए सही आंसर तो ये होता है कि जो अकाउंटिंग साइकिल होता है, जो अकाउंटिंग साइकिल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने ये नहीं लिखा अकाउंटिंग साइकिल। जनरली अकाउंटिंग साइकिल जो माना जाता है वो 12 महीने का माना जाता है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल 12 महीने का माना जाता है जनरली। या जब दिया नहीं होता तो भी हम 12 महीने का ही लेते हैं, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। आप 12 महीने में करंट एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट लाइबिलिटी? निम्नलिखित में से कौन सा एक चालू देयता है? तो करंट लाइबिलिटी पूछिए, यहाँ पर कौन सी है? कैपिटल या रिजर्व या आपका देय बिल या आपका डिबेंचर्स? देखिए डिबेंचर्स आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हैं। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या होते हैं? ये आपके करंट लाइबिलिटी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूत्र जो है आपका ऋण अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी, इंग्लिश में क्या होगा? डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो कह रहे हैं इसका प्रयोग होता है किसकी गणना करने में होता है? ऋण और कुल निधियों के अनुपात देखने में, रेशो डेप्ट टू टोटल फंड्स में, ओनरशिप रेशो में, कैपिटल टर्नओवर रेशो में या डेप्ट टू इक्विटी रेशो में? तो सही ऑप्शन होगा आपका डी, डेप्ट टू इक्विटी रेशो में। और नाम से ही पता चल रहा है इसका, डेप्ट अपॉन इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंटिंग परचेज ऑफ गुड्स विद अ करंट रेशो 2:1 विल बी। कह रहे हैं कि अकाउंटिंग परचेज ऑफ, तो यहाँ पर बात हो रही है आपके उधार, किसकी? उधार की बात हो रही है। तो यहाँ पर उधार परचेज की बात हो रही है। तो उधार परचेज से, उधार परचेज से आप देखेंगे रेशो क्या है? करंट रेशो यहाँ पर दिया हुआ है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और ये गिवन है आपका 2/1। हम यूं भी मान सकते हैं कि करंट एसेट कितनी है आपकी? हम कह सकते हैं 2 लाख। करंट एसेट 2 लाख है और करंट लाइबिलिटी मान रहे हैं हम कि 1 लाख। ठीक है, ये केवल मानी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम उधार खरीद लेते हैं गुड्स को, तो क्या होगा? आपकी करंट एसेट बढ़ जाएगी। इधर तो आपकी करंट एसेट बढ़ जाएगी, गुड्स आ जाएगा, और नीचे आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। मान लेते हैं हमने 1 लाख का और खरीद लिया उधार, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 3 लाख का तो गुड्स हो जाएगा। ठीक है, 3 लाख का तो गुड्स हो जाएगा, और नीचे आपके 2 लाख रुपए का क्या हो जाएगा? आपके 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी हो जाएगी करंट। अब आप डिवाइड करके देखेंगे तो रेशो क्या आएगा? अब आएगा 1.5। पहले कितना आ रहा था आपका? 2.1। तो आंसर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा आपका करंट रेशो। ठीक है, तो आंसर होगा आपका डिक्रीज इन करंट रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चल संपत्ति नहीं है? सिंपल है, आपका फर्नीचर दी हुई है, ये चल संपत्ति नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेनदारों का भुगतान का परिणाम क्या होगा? अगर आपने लेनदारों का भुगतान कर दिया, इसका मतलब क्या होगा? लेनदारों का भुगतान कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी करंट उधर, एक तो आपके क्रेडिटर्स कम हो गए, करंट लाइबिलिटी कम हो गई, और उधर आपका करंट एसेट कम होगी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? टोटल जो लाइबिलिटी और टोटल एसेट दोनों में कमी आ जाएगी, क्योंकि उधर ऊपर तो आ रही है आपकी कैश में कमी, करंट एसेट, और नीचे करंट लाइबिलिटी में कमी हो रही है। तो ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा का अवशेष निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ये होता है आपका सेल्स रेवेन्यू माइनस सेल्स रेवेन्यू एट अ ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालू अनुपात बढ़ाया जा सकता है, तो चालू चालू आपकी जो संपत्तियां हैं उसको अधिक दिखाकर बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चन, संपत्ति आवर्त अनुपात को हम देखते हैं। तो कैसे देखते हैं हम? कितनी संपत्ति का विक्रय होना है, या संपत्ति में वृद्धि विक्रय संबंध क्या है, या संपत्ति का विक्रय मूल्य क्या है, संपत्ति का बाजार मूल्य क्या है? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, संपत्ति का शुद्धम विक्रय क्या है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।